अस्सलाम वालेकुम। बायोएनर्जेटिक्स पे आज हमने बात करनी है। जब भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं या जब भी किसी मौजू पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो पहले उस मौजू को समझने की कोशिश करते हैं कि वो है क्या एक्चुअल में। हम बायोएनर्जेटिक्स की बात करने जा रहे हैं तो बायोएनर्जेटिक्स क्या शो करवा रहा है? बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जेटिक्स मतलब एनर्जी। ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे कि एनर्जी कैसे रिलीज होती है, कैसे स्टोर होती है, कैसे जो है वो कंज्यूम्ड होती है और कैसे इसको जो है फर्दर प्रोसेसेस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें एनर्जेटिक्स की तो ये एक क्वांटिटेटिव स्टडी होती है। मतलब इसमें हम क्वांटिटी को स्टडी करते हैं, हम क्वालिटी को स्टडी नहीं करते। ठीक है। हम देखते हैं कि कितनी जो है वो कितना एनर्जी रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और कितना जो है एनर्जी की कन्वर्जन होती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। अब बायो एनर्जेटिक्स की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है फ्रीली जो है वो वर्क कर रहे हैं, फ्रीली जो है उनका सर्वाइवल है, उनकी फंक्शनिंग है और प्लैनेट पे जितनी भी जो लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, तो ये सारे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी को ही यूज़ कर रहे हैं। सही है। तो ये खुदावंद आलिम की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। हम बात करें सबसे पहले प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इनके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिक खास फीचर होता है, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। मतलब इससे वो क्या करते हैं कि वो लाइट को कैप्चर करते हैं जो कि सन से आ रही होती है, फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए स्टोर कर लेते हैं या लेते हैं ग्लूकोज मतलब शुगर हासिल करते हैं। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जैसे कि होती है, मतलब विद द इमर्जेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे जैसे ही फोटोसिंथेसिस होती है, वाक़या हो रही होती है, तो जो ऑक्सीजन होती है, मोलेकुलर ऑक्सीजन होती है, वो आहिस्ता-आहिस्ता एटमॉस्फेयर के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। अब क्योंकि फ्री ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है, तो इससे फिर क्या होती है, एवोल्यूशन होती है रेस्पिरेशन की। मतलब फिर वो ऑक्सीजन जो है वो कहीं और लगना शुरू हो जाती है और जहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होती है, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, एनर्जी जो है वो रेस्पिरेशन में क्या होती है, रिलीज़ होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो है एक फॉर्मेशन और एटीपी एनर्जी करेंसी जिसको कहा जाता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल बनाती है और ये एक कनेक्शन होता है बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब कैटा और एना की बात अगर हम करें, कोई भी ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनके अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन तमाम रिएक्शंस का जो सम होता है, मतलब ओवरऑल उनको एक ही टर्म में रखा जाता है, वो है मेटाबॉलिज्म। ठीक है। मेटाबॉलिज्म दो तरह से होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब जो कैटाबॉलिज्म की बात करें तो इसमें जो बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं वो छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस दौरान में फिर क्या होता है, एटीपी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल हम खुराक खाते हैं, हम खाना खाते हैं, ये जो पीसीज में कन्वर्ट होगा, फिर जब ये जो शुगर है, मतलब ग्लूकोज़ है, इसकी तोड़-फोड़ होगी, तो ये ऑक्सीजन में होगा, ठीक है, रिलीज़ होगी, तो ऑक्सीजन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होगी। रेस्पिरेशन में सॉरी ऑक्सीजन यूज़ होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। अब इसमें क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, C6H12O6 जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल्स है, उसकी तोड़-फोड़ होगी है छोटे मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी के अंदर ना। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि एनर्जी एटीपी जो है वो रिलीज़ होगी, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल तोड़ रहे हैं तो वहाँ पे एनर्जी लग रही है, यूज़ हो रही है। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना, और इस कंडीशन में जो है वो 2 एटीपी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज़ होते हैं। सेकेंडली अगर बात करें हम एनाबॉलिज्म की, तो ये वो प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि अमाइनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन्स बनाते हैं, डिफरेंट प्रोटीन जो बॉडी को चाहिए होती है वो बनाते हैं, जैसे कि हेयर प्रोटीन्स, केराटिन है, उसको बनाते हैं। तो इसमें क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है। अब जब अब यहाँ पे पता चल गया है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का आपस में रिलेशन है। जो फोटोसिंथेसिस है वो एज अ एनर्जी कैप्चरिंग जो है वो रोल प्ले करती है, और जो रेस्पिरेशन है वो एज अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस जो है वो रोल प्ले करती है। और यहाँ पे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हो रही है।
कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मिलके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, तो ये है एनाबोलिज्म। ठीक है, इसमें एनर्जी होती है कंज्यूम्ड, एनर्जी स्टोर्ड होती है, एनर्जी बनती है। कैटाबोलिज्म जो है एनर्जी इसमें लगती है, इस्तेमाल होती है। सही है, तो इसमें क्या होता है और वो है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जो है, जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस जो ग्लूकोज बना रही है और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रही है, उसको ये यूज़ करते हुए क्या करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्या बनती है, जिससे क्या होता है, एटीपी रिलीज़ होती है, एटीपी यूज़ होती है, एनर्जी यूज़ होती है। अब स्पेसिफिकली अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस की अगर सिंपल 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 बिल्कुल बच्चों वाली डेफिनेशन करें तो सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में बदलना भी फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फिर फोटो मीन लाइट होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन। अब यहाँ पे बात देखें तो आपको पता चल रहा है कि लाइट की मौजूदगी में खुराक के बनने को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है वहाँ पे प्लांट्स की ही जस्ट बात हो रही है और किसी ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही। ठीक हो गया। और इसकी थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन करें तो वो ये होता है कि जो पूरा एनर्जी मालिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड होते हैं। लाइक ऑक्सीडाइज, इनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है, वाटर है उसके अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है, H2O। तो वहाँ वो क्या करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी रिच जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, तो वो लाइट की मौजूदगी में ठीक है, लाइट की एनर्जी को यूज़ करते हुए वो क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में बाय क्लोरोफिल या फिर जितने भी दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है। मज़ीद हम इसको अगर इक्वेशन से शो करवाएं तो आपको सामने नज़र आ रहा है, सिक्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स होंगे, 12 ऑक्सीजन के होंगे, फिर लाइट होगी तो क्लोरोफिल में ये सारा काम होगा, तो फिर वो ग्लूकोज मिल जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगी, वाटर आ जाएगा। फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपको देख रहे हैं, सामने नज़र आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो रिएक्टेंट है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये बने हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास सामने आ रही हैं, वो ये है कि photosynthesis becomes evident that the carbon dioxide, water and light are the reactant while glucose and oxygen are products. Water appears on both sides. अब पानी दोनों साइड्स पे है, इधर 12 वाटर मालिक्यूल्स है, उधर 6 वाटर मालिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन बिकॉज वाटर इज यूज एज अ रिएक्टेंट इन सम रिएक्शंस एंड रिलीज्ड एज अ प्रोडक्ट इन अदर्स। कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता है, लेकिन इसी इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन वाटर के जो मालिक्यूल्स हैं वो कम कर दिए गए हैं, मतलब 6 की बजाय 12 की बजाय 6 कर दिए ताकि वो सिर्फ रिएक्टेंट में ही रहे। अच्छा, इसके बाद जो रेस्पायरेशन है उसकी जो इक्वेशन है वो अपोजिट है, जो कि आपको नीचे नज़र आ रही है, वो इक्वेशन है रेस्पायरेशन की। अब यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं रेस्पायरेशन के प्रोडक्ट्स को यूज़, और जो रेस्पायरेशन है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इन दोनों प्रोसेस के दरमियान में एक और डिफरेंस है, वो ये है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सिर्फ दिन टाइम होती है, और रेस्पायरेशन जो होती है वो दिन को भी होती है और रात को भी होती है। ठीक है, ये भी डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, फिर डार्कनेस में जो लीव्स होते हैं वो जो है वो रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं डार्क एरिया में। लेकिन कुछ ये होता है कि जैसे कि शाम का टाइम होता है जहाँ पे डाउन एंड डस्क वाली चीज़ होती है, जहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का दोनों का जो रेट होता है वो सेम हो जाता है। ठीक है, मतलब थोड़े से टाइम के लिए वो शॉर्ट हो जाता है, और इस पॉइंट को फिर शॉर्ट हो जाता है या फिर एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन तो रिलीज हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, ठीक है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, लेकिन वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो रही होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस सेल्स को चाहिए होती है। अब देखिए, जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन को चाहिए वो फोटोसिंथेसिस दे रही होती है, और जो फोटोसिंथेसिस को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो रेस्पिरेशन दे रही होती है। तो इस पॉइंट पे आके कोई भी जो है गैस एक्सचेंज जो एक नेट है वो नहीं एक अमाउंट जो है वो हासिल होती, तो इसलिए लीव्स और एटमॉस्फेयर के दरमियान में, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंपनसेशन पॉइंट, मतलब जो जितना बन रहा है वो उतना ही रिलीज़ हो ही जा रहा है, जो जितना रिलीज़ हो रहा है उतना ही वो बनी जा रहा है, मतलब जितना खर्च होता है उतना ही लग जाता है, जितना ही अर्न होता है उतना ही खर्च हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, कंपनसेशन पॉइंट होता है यहाँ पे।
as the light intensity increase, so does the rate of photosynthesis and the requirement for more carbon dioxide increase. ठीक है, which respiration alone cannot supply, जो सिर्फ एक रेस्पिरेशन जो है वो सप्लाई नहीं कर सकती। इसी तरह जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है फोटोसिंथेसिस के जरिए के दौरान, तो वहाँ पे जो है रेस्पिरेशन से वो ज़्यादा होती है, तो इसके रिजल्ट में क्या होती है, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो मतलब ऑक्सीजन इधर से बन रही है तो वो यूज़ हो ही जा रही है, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो वो भी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे एक बात समझ आ गई आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है वाटर और फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है, मतलब कन्फ्यूजन नहीं कि बड़ी बहस इस पर है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये क्वेश्चन अक्सर जो है वो आता भी होता है कि मतलब जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो कहाँ से आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है कि वाटर से आता है। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा कि ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर एंड इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन विच मोस्ट ऑर्गेनिजम्स नीड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको जगह ये जो ऑक्सीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे बात की जाती है क्योंकि जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ऑक्सीजन बहुत अहमियत रखती है। ठीक है, क्योंकि पूरा जो है हम जो सांस लेते हैं जिस इन्वायरमेंट में वो ऑक्सीजन वहीं से तो आती है और इसके अलावा जो है एनर्जी जो है हमें मिलती है। तो अब जो ये ऑक्सीजन होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर से रिलीज होती है। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए एक हाइपोथेसिस पेश किया था 1930s में वैन नील ने। उसने कहा था कि जो वाटर है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बायो प्रोडक्ट, वो ऑक्सीजन को एज अ बायो प्रोडक्ट वो रिलीज करता है। उसने इसी की बेस पे क्या किया था, एक बैक्टीरिया के अंदर मतलब दैट मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड बट डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। उसने एक बैक्टीरिया पे किया इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से तो बन रही है लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रही। जो नील का हाइपोथेसिस था कि मतलब कि जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो रिलीज़ होती है वो वाटर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। ये बाद में फिर 1940s में जाके कंफर्म हुआ था। आइसोटॉपिक ट्रेसर जो है वो यूज़ किया था उन्होंने, ठीक है। आइसोटॉपिक ट्रेसर यूज़ करते हुए ये जो हाइपोथेसिस है इसको कंफर्म किया था। उसमें ये था कि जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, सही है, और उसमें जो ऑक्सीजन है उसका एक आइसोटोप जैसे कि ऑक्सीजन जो नॉर्मल मतलब जो है जो ओरिजिनल है जो कॉमन ऑक्सीजन है वो उसका 16 है, तो उसने 18 हैवी ऑक्सीजन आइसोटोप जो है वो लिया, लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर किया। फिर उसने क्या किया, दो ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप के अंदर क्या किया कि जो वाटर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसके अंदर 18 वाली जो है कार्बन ऑक्सीजन मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉर्मली ऑक्सीजन 16 उसने ली हुई है। इसी तरह प्लांट्स का जो दूसरा ग्रुप था उसमें जो वाटर था वो नॉर्मल था लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर जो है वो 18 कंटेनिंग एलिमेंट जो है ऑक्सीजन का मौजूद है। अब जब उन्होंने देखा तो ग्रुप वन में जैसे कि आपको भी इक्वेशन में नज़र आ रहा है, उन्होंने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वो वाला वाटर जिसके अंदर आइसोटोप मौजूद है, ऑक्सीजन आइसोटोप मौजूद है हैवी, उसमें भी जब रिजल्ट में देखा तो वहाँ पे क्या आता है, CH2O और जो वाटर है वो नॉर्मल ही है और ऑक्सीजन जो है वो 18 है, सही है। फिर जब दूसरा देखा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को 18 वाला आइसोटोप था उसका ऑक्सीजन का, तो जब इक्वेशन में देखा तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मली है। तो यहाँ से ये बात कंफर्म हो गई कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो वाटर से ही रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। फिर यहाँ पे एक और बात है, रिड्यूसिंग एजेंट की बात की गई NADPH2 की। ये रिड्यूसिंग पावर होता है और ये ATP के साथ मिल के मतलब लाइट रिएक्शंस के दौरान जो है ना मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है और इसके अलावा ये डार्क रिएक्शन में भी शुगर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यूज़ होता है। अब नीचे एक इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है हमने उसको डिस्कस करना है। ऑर्गेनेली जो है उसको हम डिस्कस करें, सॉरी ऑर्गन है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसको क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये वो मेजर एरिया है, जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। अब यहाँ पे बात करें तो ये देखिए उन्होंने पूरी एक प्रॉपर डेफिनेट बताई है। आपने इसको अच्छे से तैयार करना है जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के और जिन्होंने टेस्ट के लिए तैयारी कर रही हैं तो वो इस स्ट्रक्चर को समझ लें बस।
अब देखिए सबसे ऊपर जो एपिडर्मिस के ऊपर एक स्टिकी सा शाइन सा स्ट्रक्चर लेयर होती है, उसको क्यूटिकल कहते हैं। फिर उसके नीचे एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के नीचे मेसोफिल सेल्स होते हैं और मेसोफिल सेल्स वेस्कुलर बंडल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। स्ट्रोमाटा होता है, बंडल शीट्स होती हैं। अब यहाँ पे उन्होंने सेपरेट किया है एक सेल को। अब प्लांट ये लीफ है ना, तो लीफ पहले लीफ है, ऊपर आपने देखा है लीफ से फिर उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये एक पूरा एक उसने ब्रांच तोड़ी है, फिर वहाँ से उसने लीफ का एक पोर्शन लिया हुआ है। लीफ के एक पोर्शन से फिर उस स्ट्रक्चर को देखने के बाद, एनाटॉमी देखने के बाद फिर उन्होंने पूरा एक जो है वो सेल निकाला हुआ है। अब उस सेल के अंदर देखिए क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, वैक्यूल के इर्द गिर्द पाया जाता है। वैक्यूल के इर्द गिर्द पाया जाता है, फिर ये आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, तो इसमें ये क्या होता है, ऑर्गेनेली के अंदर क्या होता है कि एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और जो ग्रैनम होता है उसको, ये जो स्टाक है इसको क्या कहते हैं, ये जो ग्रैनम्स होते हैं, और ये थैलोलाइड्स होती हैं, स्ट्रोमा, ये जो फ्लूइड इसके अंदर होता है ये क्या होता है, ये स्ट्रोमा होता है। ठीक है, जो इसके अंदर फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और ये स्टाक से जो लगे हुए हैं इसको ग्रैना कहते हैं, और ये जो सिंगल स्टैक होता है उसको थाइलाइड कहते हैं। और इस थाइलाइड का जो ऊपर जो प्लेट का जो मतलब दरमियान वाला हिस्सा है वो उसको ल्यूमन कहते हैं। तो ये इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये क्या होती है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। सॉरी, मैं जो है मिस्टेकनली ऑर्गन कहा गया था, ये ऑर्गेनेली होती है। सही है क्योंकि सेल है और सेल के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर, सेल के अंदर जो है ये ऑर्गेनेलीज जो है वो पाई जाती है। तो ये इसके अंदर जो मेजर साइट्स होती है फोटोसिंथेसिस के प्लांट्स के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। मतलब 500,000 पर स्क्वायर मिलीमीटर, मतलब लीफ सरफेस एरिया पे ये मौजूद होते हैं। और ये जो उसके मेसोफिल सेल्स होते हैं, लीफ के मेसोफिल सेल्स जो होते हैं उस पे मौजूद होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फॉर एग्जांपल अगर पेपर में नहीं भी आते तो ये एमसीक्यूज में सॉरी ये इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अगर ये टेस्ट में नहीं आते तो ये इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस की जो ओरिजिनल साइट है वो कौन सी है। तो ओरिजिनल यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट है वैसे, लेकिन लीफ की बात करें तो लीफ में किस जगह पे, मीजोफिल सेल्स के अंदर लीफ के जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल टिश्यूज होते हैं, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। तो एक मेसोफिल सेल्स के अंदर कितने क्लोरोफिल होते हैं, तो वो 20 से 100 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये एक डबल मेम्ब्रेन इन्वेल्प होती है, ठीक है, जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, और स्ट्रोमा कहते हैं, और इसके जो मेम्ब्रेन, मैंने जैसे आपको पिक्चर थोड़ा जूम करके दिखाई है कि इसके अंदर जो है इंटरकनेक्टेड जो फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं उसको थैलाकाइड कहते हैं। और वो जो थैलाकाइड्स होती हैं उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको थैलाकाइड इंटीरियर स्पेस या ल्यूमन कहते हैं। अच्छा, जब ये जो थैलाकाइड्स होते हैं ये जब एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़े रहते हैं, एक स्टाक सा बन जाता है, तो उसको ग्रेना कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल या फिर जो दूसरी इम्बेडेड क्लोरोफिल एंड जो अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर ही जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, और ग्रीन कलर टू द प्लांट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहाँ पे होती है, इसी मेम्ब्रेन थैलाकाइड जो मेम्ब्रेन है उसी में जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो होती है। और ये आल्सो इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस, मतलब थैलाकाइड मेम्ब्रेन जो होती है वो एटीपी सिंथेसिस जिसको कीमियोस्मोसिस भी कहते हैं, उसके ज़रिए होती है एटीपी सिंथेसिस। तो उस वो भी थैलाकाइड मेम्ब्रेन में ही होती है। फिर इसके बाद क्लोरोफिल की बात करें तो ये लाइट्स को ऑब्जर्व करता है, जो कि फिर केमिकल एनर्जी जो है एटीपी और एनएडीपीएच को कन्वर्ट कर देता है, और जो कि फिर बाद में यूज़ होती है स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बल्कि उनके अंदर अनस्टैक्ड फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, बिल्कुल थैलाकाइड्स की तरह। तो वो फिर ये सारा प्रोसीजर जो है वो लेके चलती हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है
लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है, मतलब लाइट कैन वर्क इन क्लोरोप्लास्ट ओनली इफ इट इज़ ऑब्जर्व्ड। अब देखें, क्योंकि हमने कहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो कहते हैं कि जब तक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी कि वो लाइट को ऑब्जॉर्ब कर सके, तब तक वो वर्क नहीं कर सकते। तो अब फिर यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे फिर होगा यहाँ पे फिर ये होगा कि जो पिगमेंट्स होते हैं जो कि विजिबल लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, वो इसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, पिगमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये सब्सटेंस होते पिगमेंट होता है क्या, ये सब्सटेंसेस होते हैं जो कि 380 टू 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो लाइट होती है उसको जो ऑब्जॉर्ब करते हैं। डिफरेंट जो पिगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और इनकी जो वेवलेंथ्स होती हैं वो डिफरेंट होती है, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ पे वो डिफरेंट लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। और जो मेजर करता है एक किसी पिगमेंट की एबिलिटी को कि वो कितनी वेवलेंथ पे कितने जो है वो लाइट को, कौन से वाली लाइट को जो है वो ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, तो उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट को। फिर एक ग्राफ होता है जो प्लॉट किया जाता है, जो ड्रा किया जाता है, जो जिसमें शो करवाई जाती है लाइट की ऑब्जॉर्प्शन ऑन डिफरेंट वेवलेंथ बाय पिगमेंट्स। तो उसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द पिगमेंट, मतलब पिगमेंट की वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है कि किस वेवलेंथ पे उसने कितना जो है वो लाइट अब्जॉर्ब की है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स के पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल्स होते हैं। और ये क्लोरोफिल जो होता है ये मेन कंपोनेंट मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्योंकि ये ग्रीन होता है। इसके अलावा जो दूसरे एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, एसेसरी मतलब जो उसको हेल्प आउट करते हैं उसकी वर्किंग को, वो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं, जिस तरह येलो और रेड और फिर ऑरेंज कैरोटिनॉइड्स कैरोटीन्स। ठीक है, रेड टू ऑरेंज ज़ैंथोफिल्स होते हैं, येलो टू ऑरेंज। तो ये सारे क्या है, ये एसेसरी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल क्योंकि मेन है तो उस पर अगर हम बात बल्कि हमें करनी भी चाहिए डिटेल में, तो इसलिए क्लोरोफिल्स ए बी सी एंड डी जो होते हैं ये वो यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि जो बाकी जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसको वो क्या कहते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स। ठीक है, उसके अंदर मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो मेनली क्या अब्जॉर्ब करता है, वो वायलेट ब्लू या फिर ऑरेंज रेड वेवलेंथ के जो है उसको अब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। इसके अंदर ग्रीन येलो एंड इंडिगो वेवलेंथ जो है वो क्लोरोफिल नहीं उनको अब्जॉर्ब कर पाता, बल्कि बहुत कम होती है। और या फिर ये ट्रांसमिट हो जाती हैं या फिर रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। अगरचे जो मतलब येलो है वो डार्कर जो ग्रीन कलर है उससे मास्क हो जाती है। और इसी तरह से जो प्लांट्स इसी वजह से जो है वो ग्रीन नज़र आते हैं ना, क्योंकि वो ये लाइट अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अब देखिए जो जैसे ही प्लांट पे लाइट पड़ती है तो उसमें से कुछ अब्जॉर्ब होती है, कुछ जो होती है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, मास्क हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि सूरज की रोशनी पड़ती है तो जो रिफ्लेक्ट हो जाती है उससे ये जो रोशन होता है, जो जो पूरी लाइट हमें नज़र आ रही होती है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है रोशन होता है। ठीक है, अब ये येलो लाइट है, इसमें नज़र आती है हमें जो है वाइट है। ठीक है, लाइट ब्लू है। अब इसमें मतलब जैसे जैसे वो इंटेंसिटी बढ़ती रहती है। ग्रीन, हमें प्लांट्स का कलर ग्रीन क्यों नज़र आता है, जबकि इसके अंदर तो और भी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। तो ग्रीन इसलिए नज़र आता है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, अब्जॉर्ब नहीं होती। प्लांट्स अपीयर ग्रीन अनलेस मास्क्ड बाय अदर पिगमेंट्स, मतलब ये दूसरे पिगमेंट्स से मास्क नहीं होते, इसलिए ये ग्रीन जो है वो शो हो रही होती है, ये दूसरे कलर को मास्क कर देती है। ठीक है, अब क्लोरोफिल का जो है वो प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो क्लोरोफिल के अंदर दो पार्ट होते हैं, ये जो ऊपर वाला आपको नज़र आ रहा है ये इसका हेड है और ये इसकी जो है वो क्या है, टेल है। तो अब हम बात करते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो फ्लैट होता है, स्क्वायर होता है, लाइट ऑब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हेड होता है इसका। और इसका जो नीचे लॉन्ग पार्ट है उसको टेल कहते हैं, और वो जो एंकरिंग होता है और वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब उसको जी वाटर से डर लगता है, वाटर हीटिंग होता है। अच्छा, जो हेड होता है वो कम्प्लेक्स पोर्फिरिन रिंग होता है, जो कि चार मुख्तलिफ किस्म के जो है स्मॉलर पायरोल रिंग से जो है वो मिलके बने होते हैं, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, और हर जो एटम होता है, एक जो एटम होता है मैग्नीशियम का, वो सेंटर में मौजूद होता है,
और ये जो चारों रिंग होते हैं ये उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, उसके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी जो है उसकी वजह से जो प्लांट्स है वो येलो हो जाते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल का जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे मौजूद होता है। इसकी तरह हीमोग्लोबिन की बात करें और इसकी क्लोरोफिल की बात करें तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम पोर्शन होता है, हेड पोर्शन होता है, तो वहाँ पे मतलब वो पोरिफेरल रिंग होता है, तो वहाँ पे आयरन मौजूद होती है मैग्नीशियम की जगह पे, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है ऑलमोस्ट। अच्छा, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होती है वो क्या होती है, वो पायरोल रिंग के साथ अटैच होती है, जैसे कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। तो इसकी जो पायरोल रिंग होता है इसके अंदर जो है 620 C20 और H39 मतलब ये मौजूद होती है। इसका फार्मूला है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं हाइड्रोफोबिक कोर, जो हाइड्रोफोबिक कोर होती है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर इस टेल के ज़रिए, ठीक है। और जो क्लोरोफिल ए और बी की बात करें तो ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जैसे कि आपको नीचे स्ट्रक्चर इनके जो है मोलेकुलर फार्मूला भी नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि इनका जो पोर्फिरिन रिंग होता है ना, मिथाइल ग्रुप जो है वो क्लोरोफिल ए के अंदर मौजूद होता है, जबकि क्लोरोफिल बी के अंदर कार्बोनल ग्रुप जो है वो मौजूद होगा, टर्मिनल पर उसके जो है वो अटैच होगा। तो इतना सा इसके अंदर डिफरेंस होगा। उसके अलावा जो है और इसी थोड़े से डिफरेंस की वजह से इनके जो है स्पेक्ट्रा में भी थोड़ा सा, अब्जॉर्प्शन में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। कुछ वेवलेंथ जो है वो क्लोरोफिल ए जो है अब्जॉर्ब नहीं करती, कुछ जो है क्लोरोफिल बी नहीं करती, और कुछ जो है क्लोरोफिल ए बड़ी इफेक्टिवली अब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ बी। जो क्लोरोफिल ए होता है वो ब्लू ग्रीन होता है, जबकि क्लोरोफिल बी है वो येलो ग्रीन कलर जो है वो देता है, सही है। तो इसी तरह से अगर हम बात नेक्स्ट करें, असेसरी पिगमेंट्स की बात करें, तो जैसे बात की हो चुकी है पहले, कैरोटीनॉइड्स हैं, इसके अंदर ज़ैंथोफिल्स हैं, ये असेसरी पिगमेंट्स हैं। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ये येलो होते हैं, और रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं, जो कि ब्लू वायलेट रेंज जो है उसको अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, और ये ब्रॉडन स्पेक्ट्रम जो है वो शो करते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है एसेसरी पिगमेंट्स का, ये क्या करते हैं, ये लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर इसको क्लोरोफिल ए की, अब देखिए मेन जो इसके अंदर मेन जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। तो ये क्या करते हैं कि ये लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, और फिर इसको जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल ए की तरफ। नीचे आपको जो इक्वेशन नज़र आ रही है वो यही शो कर रही है। कैरोटीनॉइड्स पहले, सबसे पहले लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं कैरोटीनॉइड्स, फिर करता है क्लोरोफिल की बी की तरफ जाता है, फिर क्लोरोफिल बी से वो जाता है क्लोरोफिल ए की तरफ जाता है, ठीक है। होप सो आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ गई, एक स्टोरी जो है वो आपके जहन में जो है वो स्टोर हो रही होगी। नेक्स्ट जो है वो हमने बात करनी है लाइट की, ड्राइविंग एनर्जी। ये असल जो लाइट है ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ये पुश करती है, ये ड्राइव करती है, मतलब ये चलाती है, सही है। एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करना है, तो लाइट जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी इसको कहा जाता है। लाइट जो होती है वो वेव्स फॉर्म में भी आती है, और फोटान्स मतलब फोटान्स पार्टिकल्स के फॉर्म में भी होती है। रेडिएशन जो होती है ये इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू लाइफ आर द विजिबल लाइट दैट रेंज फ्रॉम द 380 टू 750, मतलब विजिबल लाइट जो है वो 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर वेवलेंथ में होती है, ठीक है। इट इज़ द सनलाइट एनर्जी दैट इज अब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड ड्राइव द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। सनलाइट जो होती है जो कि अब्जॉर्ब क्लोरोफिल के ज़रिए होती है, फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर वहाँ से जो है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो है वो ड्राइव होता है। तमाम जो लाइट है वो लीव्स पे पड़ती है, ज़रूरी नहीं कि वो जितनी भी लाइट पड़ती है वो अब्जॉर्ब्ड भी होगी, ऐसा नहीं होता। सिर्फ 1% जो लाइट जो है सरफेस पे जो पड़ती है वो अब्जॉर्ब्ड होती है, बाकी जितनी भी है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिटेड हो जाती है, जैसे पीछे हमने पढ़ा भी है। इसी वजह से उसका जो प्लांट का है वो ग्रीन कलर होता है, और जो इर्द गिर्द बाकी जो लाइट्स है वो और कलर दे देती है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें क्लोरोफिल्स के लिए तो वो ये शो करता है कि मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन हो ब्लू और रेड पार्ट्स स्पेक्ट्रम के ब्लू एंड रेड पार्ट्स में होती है। ट्रू अब्जॉर्प्शन पीक बीइंग एट अराउंड 430 नैनोमीटर एंड 670 नैनोमीटर रिस्पेक्टली। डायग्राम में अगर दिखाया जाए तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, और यहाँ पे आप देख लें कि बैक्टीरिया स्पाइरो यहाँ पे बात की गई थी, ठीक है, स्पेक्ट्रम में और
फिलामेंट ऑफ स्पायरोगेरा उस पे देखा गया है। तो आप देखें आपको रेड की तरफ और ब्लू की तरफ आपको ज़्यादा जो है वो उनकी कंसंट्रेशन नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू येलो एंड रेड, येलो एंड ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा थी ब्लू और रेड पे। तो इसलिए यहाँ पे जो है बैक्टीरिया की जो प्रोडक्शन है, ग्रोथ है, वो आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इससे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये चीज़ भी शो होती है। फिर डिफरेंट वेवलेंथ आर नॉट ओनली डिफरेंटली अब्जॉर्ब्ड बाय, जो डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बट आल्सो डिफरेंटली इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, जैसे कि वो ग्राफ भी शो कर रहा है उससे इफेक्टिवनेस को। ठीक है, और जो वेवलेंथ जो लाइट होती है जो फोटोसिंथेसिस के को ड्राइव करती है, वो जो चीज़ है वो एक्शन स्पेक्ट्रम से जो है वो शो करवाई जाती है कि कौन सी लाइट जो है वो किस वेवलेंथ पे जो है वो एक्टिविटी जो है वो शो कर रही है। तो जो सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम था वो जर्मन बायोलॉजिस्ट था टी.डब्ल्यू. एंगलमैन, उसने 1883 में जो है उस पे बात की थी और उसने स्पायरोगेरा पे वर्क किया था, जो मैंने आपको दिखाई भी है, समझाई भी एग्जांपल। ये स्पायरोगेरा पे वर्क किया हुआ है उसने। इसमें देखें कि एक्शन स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इल्यूमिनेटिंग प्लांट विद द लाइट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स or colors and then estimating relative carbon dioxide consumptions or oxygens during photosynthesis. As is evident from above figure, एक्शन स्पेक्ट्रम, अब देखिए नीचे आपको जो ग्राफ है वो भी बता रही हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे जो है हो रही है photosynthesis. Correspond to absorption spectrum of chlorophyll. The same two peaks and the valley are obtained for absorption of light as well as carbon dioxide consumption. This is also known shows that chlorophyll is the photosynthetic pigment, मतलब क्लोरोफिल ए जो है उसकी आप देखें, और क्लोरोफिल बी जो है उसका आप जो है वो ग्राफ देखें, और कैरोटीनॉइड्स का देखें कि वो 400 टू 550 के दरमियान में ही है, जबकि जो ग्रीन क्लोरोफिल ए है उसकी 400 है, और फिर 450 है, फिर उसकी कम हो जाती है एब्जॉर्प्शन, और वहाँ पे ग्रीन और येलो आ रहा है, फिर रेड पे जाके उसकी जो है वो हाई हो जाती है। और ऊपर जो स्पायरोगेरा का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें भी यही चीज़ शो करवाई गई है कि देखा गया है कि ग्रीन और येलो यहाँ पे जो है वो बहुत कम फोटोसिंथेसिस हुई है, तो ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे उनकी ग्रोथ नहीं थी, तो इसलिए मतलब पॉसिबल नहीं था सर्वाइवल, तो इसलिए ब्लू और रेड एरिया में वो ज़्यादा है। उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अच्छी अमाउंट में पाई जा रही है। होप सो कि ये चीज़ आपको समझ हो आ गई होगी, क्लियर होगी।